इन दिनों एमएसपी की एक बार फिर चर्चा है। पंजाब और हरियाणा के किसान फिर से एमएसपी की प्रमुख मांग को लेकर सड़कों पर हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि 28 राज्यों में करीब 15 करोड़ किसान परिवार में से पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों सड़क पर हैं। दूसरे, जब 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है तो उसकी गारंटी क्यों मांगी जा रही है। और मोदी सरकार जब यह कह रही है कि वह तो किसानों के हित में काम करती है और वह एमएसपी अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दे रही है, तो फिर उससे एमएसपी की गारंटी देने में परहेज क्यों है। तो इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा जब एमएसपी की ज़रूरत समझी गई। असल में आज़ादी के समय भारत में एमएसपी की व्यवस्था नहीं थी। यह वह दौर था जब भारत अपनी ज़रूरत का अनाज भी पैदा नहीं कर पाता था और उसे रोटी के लिए भी अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। यह वह दौर था जब भारत चीन से युद्ध हार चुका था और देश में सूखा पड़ा था, अकाल था। उसी समय पाकिस्तान ने भारत में हमला कर दिया। बात 1965-66 के दौर की है, जब भारत इस विकट परिस्थिति में था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के अगुवाई में हरित क्रांति की शुरुआत की और यह तय हुआ कि खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए गेहूं और धान में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। ऐसे में किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसका जो सबसे आसान और कारगर आइडिया दिखा वह यह था कि किसानों को भरोसा मिले कि उनकी फसल का सही दाम मिल जाएगा और यहीं से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का आइडिया सामने आया। स्वामीनाथन ने गेहूं और धान के लिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जलवायु और उर्वरता को देखते हुए हरित क्रांति की बीज वहीं से बोई और सबसे पहले गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया और वहां से देश पे एमएसपी देने की शुरुआत हुई। उसका फ़ायदा भी हुआ, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना और आज स्थिति यह है कि हम दुनिया के दूसरे देशों की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि देश के 10% से भी कम किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिलता है और उसमें से भी करीब 80% किसान पंजाब और हरियाणा के हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति की शुरुआत होने का साइड इफ़ेक्ट यह हुआ है कि ज़्यादातर किसान गेहूं की खेती पर निर्भर हैं, क्योंकि यह न केवल आसानी से पैदा हो जाता है बल्कि राजनीतिक रसूख की वजह से यहाँ की सरकारें उनकी फसलों को एमएसपी पर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेती हैं। लेकिन इस शॉर्टकट की वजह से अब पंजाब के खेतों में उर्वरता की कमी हो रही है, जल का दोहन ज़्यादा होने से पानी का संकट हो रहा है, लेकिन किसान दूसरी फसलों की खेती की ओर शिफ्ट नहीं हो रहे। जबकि दूसरे राज्यों में परिस्थितियां एकदम अलग हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे करीब 40% खरीद होती है, जबकि दक्षिण भारत में किसान नकदी फसलों जैसे कपास, प्याज, दाल के उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर हैं और वहाँ पर उनकी चुनौतियाँ दूसरी हैं। अब एक सवाल उठता है कि एमएसपी गारंटी देने से सरकारें क्यों बच रही हैं। तो इसको लेके यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि केवल मोदी सरकार एमएसपी गारंटी देने से बच रही है। इसके पहले 2010 में यूपीए सरकार ने उसके द्वारा बनाए गए एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने से मना कर दिया था और उसने कहा था कि एमएसपी की गारंटी देना फिजिबल नहीं है। अब मोदी सरकार भी यही कह रही है। असल में अगर एमएसपी की गारंटी कानून लागू हुआ तो किसानों को बाजार में एमएसपी मूल्य न मिलने पर सरकार की बाध्यता होगी कि वह किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदे और अगर ऐसा होता है तो सरकार को करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू कर दिया गया तो यह रकम 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जबकि सरकार का 47 लाख करोड़ का ही बजट है। तो सरकार को ये लगता है कि इतना पैसा कहाँ से वह देगी। दूसरे, अगर एमएसपी लग गया, कानून बन गया, तो सरकार को ये भी लगता है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जब फसलें महंगी होंगी तो उसके बाई प्रोडक्ट यानी आटा, बिस्किट, बाकी प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे और सीधे कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में दिखेगा।
तो किसान कौन सा फार्मूला चाहते हैं अब ये भी समझिए। असल में MS स्वामीनाथन ने MSP तय करने के लिए 3 फार्मूलों की सिफारिश की थी। पहला फार्मूला यह था कि फसल की लागत के आधार पर MSP, यानी अगर 100 रुपये लागत है तो उसके आधार पर MSP तय हो जाए। दूसरा फार्मूला था कि लागत भी जोड़ी जाए फसल की, प्लस मजदूरी लागत भी किसान की जोड़ी जाए और उस पर MSP तय हो। तीसरा था फसल की लागत भी जुड़े, मजदूरी भी लागत जुड़े और ज़मीन की जो उपयोगिता है उसकी भी वायबिलिटी को जोड़ के MSP लागू हो। अब किसान इसी तीसरे फार्मूले को लागू करना चाहते हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह फार्मूला लागू होता है तो MSP 25 से 30% ज़्यादा मिलने लगेगा और सीधे तौर पर उसका असर महंगाई के रूप में दिखेगा। अब क्या यही एक फार्मूला है किसानों के लिए? तो दूसरे मॉडल को भी समझते हैं। तो क्या यही एक फार्मूला है किसानों के लिए या कोई दूसरा मॉडल भी संभव है? तो उसको इस तरह से समझते हैं। दूसरे मॉडल को समझने के लिए कुछ सवालों को समझना जरूरी है। पहला यही कि आप सोचिए, क्या कोई कार कंपनी अपनी कार की कीमत तय करने के लिए सरकार के रेट का इंतज़ार करती है? क्या कोई आटा, बिस्कुट, टॉफ़ी, शैम्पू बनाने वाली कंपनी कीमत तय करने के लिए सरकार के रेट का इंतज़ार करती है? क्या कोई टीवी, फ्रिज, AC, बाइक, स्कूटी बनाने वाली कंपनी कीमत तय करने के लिए सरकार के रेट का इंतज़ार करती है? तो सीधा जवाब है नहीं। तो कंपनियां जो दाम तय करती है, ग्राहक अपनी जेब के अनुसार उसे खरीदता है। यानी अगर महंगा है तो उसके महंगा पड़ता है तो नहीं खरीदता है, उसकी जेब के अनुसार है तो खरीद लेता है। तो क्या किसानों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वह क्यों सरकार की मंडियों यानी APMC में जाकर अपनी फसल बेचे? खैर, यह ऐसा सवाल है जो बड़े कृषि सुधारों को लागू करने की वकालत करता है, लेकिन ऐसा करना राजनीतिक संघर्ष को दावत देना है। कुछ इसी तरह की सुधार की कोशिश मोदी सरकार कर चुकी है और उसके बाद 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था और उसके आगे मोदी सरकार झुकने को मजबूर हुई थी। तो MSP का गणित इतना आसान नहीं है। इसके लिए बड़े ही जिगरे की ज़रूरत है, जिससे बड़े सुधार हो और किसान भी खुश हों और मार्केट भी मेंटेन रहे। देखते रहिए इंडिया अड्डा।